दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है नदियों के सोने चांदी की नेकलेस की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। बहुत समय पहले की बात है। सुरभि और पायल दो बहनें थीं, जो कि सोनापुर नाम के एक गाँव में एक नदी के किनारे छोटे से घर में रहती थीं। उन दोनों के माता पिता का कुछ वर्षों पहले ही देहांत हो गया था, इसलिए दोनों बहनें एक साथ उस घर में अकेली ही रहा करती थीं। दोनों बहनों में आपस में बहुत प्रेम था। दोनों बहनों के अनाथ होने की वजह से गांव के सरपंच ने उन्हें अपने घर पर काम करने के लिए रखा था। दोनों बहनें सरपंच के घर की साफ सफाई, झाड़ू पोछा और खाना बनाने का काम किया करती थीं। एक दिन सुरभि बहुत बीमार हो जाती है। सुनो पायल, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है और मेरा शरीर भी तेजी से तप रहा है। मैं आज काम पर नहीं जा पाऊंगी। कोई बात नहीं सुरभि, तुम आज आराम करो। काम पर मैं अकेली ही चली जाती हूँ। लेकिन पायल, तुम अकेले काम पर कैसे जाओगी? सरपंच के घर पर बहुत सारा काम रहता है। तुम अकेली इतना सारा काम कैसे करोगी? अरे तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। बस तुम अपना ध्यान रखना और हाँ, समय पर दवाई भी ले लेना। मैंने खाना बना दिया है, उसे खा लेना। इतना कहकर पायल सरपंच के घर पर पहुंच जाती है और घर के काम काज में लग जाती है। तभी वहाँ पर वो सरपंच आ जाता है और उससे कहने लगता है, पायल, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम दोनों बहनों को आज के बाद काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए आज से ही तुम दोनों दूसरा काम ढूंढ लो। लेकिन सेठ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? हम दोनों बहनें तो रोजाना काम पर आती हैं और आपका पूरा काम संभालती हैं। बस आज सुरभि की तबीयत कुछ ज्यादा खराब हो गई थी, इसीलिए वो आज काम पर नहीं आ पाई। अगर हम दोनों बहनों से कोई गलती हो गई है तो आप हमें बताइए ना सेठ जी। देखो पायल, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। हमारे घर में पहले से ही बहुत सारे नौकर हैं और अब मुझे और नौकरों की जरूरत नहीं है, इसीलिए तुम दोनों बहनें यहाँ से काम छोड़कर जा सकती हो। अब समझ में आया कुछ? सेठ जी, अगर आप इस तरह यूँ अचानक से हमें काम से निकाल देंगे तो हम क्या करेंगे? हमारे पास और कोई काम नहीं है। प्लीज हमें काम से मत निकालिए। मेरी बहन बहुत ज्यादा बीमार है और उसकी दवाई के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं हैं। आप प्लीज हमें काम से मत निकालिए सेठ जी। तो मैं क्या करूँ? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम मुझे ज्यादा परेशान करोगी तो मैं तुम्हें यहाँ से धक्के मार कर बाहर निकाल दूंगा। अगर तुम्हें यहाँ कोई नया काम नहीं मिल रहा है तो जाकर रोड पर भीख मांगो। तुम दोनों इसी के लायक हो। निकलो मेरे घर से। पायल सेठ की बातें सुनकर बहुत ज्यादा दुखी होती है और वो उन्हें कुछ भी नहीं कहती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। पायल वहाँ से सीधा जंगल की ओर जा पहुँचती है और सोचती है, अब मैं क्या करूँगी? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हे ऊपर वाले, अब सब कुछ तेरे ही हाथ में है। कृपया मेरी कुछ मदद करो, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। पायल ये सब सोचकर आगे बढ़ती है। तभी पायल को सामने एक बिल्ली बैठी हुई दिखाई देती है। ये देखकर पायल उसके पास जाती है तो वो देखती है कि वो बिल्ली बहुत ही ज्यादा जख्मी है। ये देखकर पायल को बहुत दुख होता है। उसके बाद पायल वहीं जंगल से कुछ जड़ी बूटी लेकर उन्हें पत्थर से पीसने लगती है और उसे पीसने के बाद उस जड़ी बूटी को उसके जख्मों पर लगा देती है। थोड़ी ही देर में वो बिल्ली खड़ी हो जाती है और यहाँ वहाँ चलने लगती है। ये देखकर पायल बहुत खुश होती है और तभी वो बिल्ली अपने असली परी रूप में आ जाती है और उससे बोलती है, बेटा, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और तुम अपनी परीक्षा में सफल रही।
तुम एक बहुत ही अच्छी और नेक दिल की लड़की हो। बताओ बेटा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? उसके बाद पायल परी को अपनी सारी बात बताती है। तुम चिंता मत करो बेटा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उसके बाद परी पायल को अपने जादू से सोने चांदी की जादुई नेकलेस की नदी के पास लेकर जाती है और फिर परी उस नदी से जादुई सोने चांदी के नेकलेस निकालती है और वो नेकलेस पायल को दे देती है। बेटी, ये जादुई सोने चांदी के नेकलेस की नदी है। तुम इन नेकलेस से जो भी मांगोगी, ये तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करेंगे। अब तुम्हें किसी के भी सामने गिड़गिड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं चलती हूँ। और इतना कहकर परी वहाँ से चली जाती है। पायल वो जादुई सोने चांदी की नेकलेस लेकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। पायल अपने घर पर वापस आ जाती है। पायल घर पहुंचकर सुरभि को सारी बातें बताती है। क्या ये कैसे हो सकता है? मैं नहीं मानती। एक काम करो, तुम इस जादुई सोने चांदी की नेकलेस से कुछ पैसे मांगो जिससे कि मेरा इलाज हो सके। ठीक है, तुम रुको। हे जादुई सोने चांदी की नेकलेस, मुझे इतने पैसे दो कि जिससे मेरी बहन का इलाज हो सके और ये बिल्कुल स्वस्थ हो जाए। पायल के इतना बोलते ही वहाँ पर खूब सारा पैसा प्रकट हो जाता है, जिसे देखकर दोनों बहनें बहुत खुश होती हैं। पायल सुरभि को हॉस्पिटल में एडमिट कर देती है। डॉक्टर सुरभि का इलाज करने लगते हैं और कुछ ही दिनों में सुरभि पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती है। सुरभि के ठीक हो जाने के बाद दोनों बहनें अपने घर वापस चली जाती हैं और उन जादुई सोने चांदी के नेकलेस से अपने रहने के लिए एक बड़ा सा घर मांगती हैं। उनके इतना कहते ही उनका छोटा सा घर एक महल जैसे घर में बदल जाता है और वो दोनों बहनें बहुत ही अमीर हो जाती हैं। और वो कभी भी उन जादुई सोने चांदी की नेकलेस से अपनी मनपसंद की चीजें मांग लिया करती थीं। और अब दोनों बहनें हंसी खुशी से जादुई सोने चांदी के नेकलेस के साथ अपनी जिंदगी जीने लगती हैं। कैलाशपुर गांव में सूरज नाम का एक व्यक्ति रहता था। सूरज बहुत गुस्से वाला व्यक्ति था। उसे ज्यादा किसी से बातचीत करना पसंद नहीं था। उसकी बीवी कुसुम और उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम मेहर था। मेहर अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। एक बार अचानक कुसुम की मृत्यु हो गई। ये समय सूरज और मेहर के लिए बहुत ही गम से भरा था। कुसुम के चले जाने से दोनों बहुत दुखी थे। इधर कुसुम को मरे 1 महीना ही बीता था कि सूरज ने दूसरी शादी कर ली और अपनी दूसरी पत्नी शालिनी को घर ले आया। शालिनी, ये मेरी बिटिया मेहर है। मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने तुमसे शादी सिर्फ इसीलिए की है ताकि तुम इसे माँ का प्यार दे सको। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें जी, मैं इसे माँ की तरह ही प्यार करूँगी। हाँ शालिनी, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। फिर उस दिन शालिनी मेहर से बात करने के लिए गई। मेहर बेटा, कैसी हो? देखो, तुमसे मिलने कौन आया है? तुम्हारी नई माँ शालिनी। पर आप तो मेरी सौतेली माँ हो ना, और सौतेली माँ तो बहुत बुरी होती हैं। अच्छा जी, ये तुमसे किसने कहा? सब यही कहते हैं, मेरी सारी सहेलियाँ भी यही कहती हैं। अच्छा सुनो, मैं तुम्हारी सौतेली माँ नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारी माँ हूँ। बस तुम मुझे अब से माँ कहकर बुलाना। मतलब ये कि तुम्हारे पापा ने मुझसे सिर्फ तुम्हारे लिए ही शादी की है और मुझसे कहा है कि मैं तुम्हारा खास ध्यान रखूं। और वैसे भी तुम बहुत ही प्यारी हो और मुझे भी बहुत पसंद आ गई हो। वो क्यों भला? क्योंकि तुम दिन भर अपनी माँ की तस्वीर देखती रहती हो। तुम अपनी माँ से बहुत ही प्यार करती हो और इतना प्यार करने वाली बेटी मुझे मिल जाए फिर तो मेरे भाग्य ही खुल जाएंगे, है ना? आप भी बहुत प्यारी हो।
अब से आप ही मेरी माँ हो। माँ। पहले ही दिन मेहर और शालिनी की दोस्ती हो गई और अगले कुछ ही दिनों में वो दोनों आपस में घुल मिल गई थी। उन दोनों को एक साथ रहना बहुत पसंद था। वो लोग पूरे दिन बातें करती, हंसती खेलती और एक साथ ही खाना खाती। ऐसे ही कुछ दिन बीत गया। मेहर ने अपनी माँ की अलमारी खोलकर अपनी सगी माँ का लहंगा निकालकर शालिनी को दिया और बोली, माँ ये लहंगा पहन कर दिखाओ ना। ये लहंगा मेरी माँ का फेवरेट लहंगा हुआ करता था और ये मेरी माँ पर बहुत ही अच्छा लगता था। आप प्लीज इसे पहन कर दिखाओ ना। प्लीज माँ, आप पर भी ये बहुत जमेगा। जरूर, ये लहंगा तुमने मुझे दिया है तो मैं इसे पहनकर तुम्हें जरूर दिखाऊंगी। तुम यहीं रुको, मैं पहनकर अभी आती हूँ। शालिनी कमरे में गई और उसने वो लहंगा पहना, पर जैसे ही उसने लहंगे को पहना वो गायब हो गई। तभी सूरज आ गया और दरवाजा खटखटाने लगा। है कोई? शालिनी, मैं बाहर खड़ा हूँ, दरवाजा तो खोलो। शालिनी ने फटाफट से दरवाजा खोला, पर वो सूरज को नजर ही नहीं आ रही थी। कमाल है, दरवाजा अपने आप कैसे खुल गया और शालिनी कहीं नजर क्यों नहीं आ रही? शालिनी, तुम कहाँ हो? हाँ जी, बोलिए। अरे, तुम दिखाई ही नहीं दे रही, कहाँ हो तुम? जी, यहीं पर तो हूँ। क्या हो गया आपको? ओहो, क्या मजाक कर रही हो? मुझे तो नहीं दिख रही तुम। तभी सूरज को बाहर से एक आवाज आई, सूरज, मिस्टर सूरज, सूरज। सूरज बाहर निकल गया। इधर शालिनी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। शालिनी शीशे के सामने खड़ी हो गई और उसने देखा कि वो शीशे में दिखाई ही नहीं दे रही थी। ये कैसे हो सकता है? मैं शीशे में दिख क्यों नहीं रही? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? आखिर ये माजरा क्या है? शालिनी समझ गई कि उसने जो लहंगा पहना है वो मामूली लहंगा नहीं बल्कि जादुई लहंगा है। शालिनी ने तुरंत उस लहंगे को उतारकर संभाल कर उसे रख दिया। कुछ ही देर बाद सूरज वापस आया और बोला, अरे शालिनी, कहाँ चली गई थी तुम? मैं तुम्हें कब से आवाजें लगा रहा था। वो मैं यही बेड के नीचे सफाई कर रही थी। ठीक है, मैं बाहर जा रहा हूँ, आते आते देर हो जाएगी। तुम और मेहर खाना खा लेना, ठीक है? इतना बोलकर सूरज वहाँ से चला गया और फिर शालिनी उस जादुई लहंगे की बात मेहर को जाकर बताती है। क्या सच में माँ, ये जादुई लहंगा गायब होने वाला है? हाँ, सच में। अच्छा, ये बात तुम्हारे पापा को बताऊं क्या? नहीं, उन्हें मत बताना। माँ का लहंगा जादुई बन गया, इसके पीछे कोई भी वजह हो सकती है। अच्छा, ठीक है। अगले दिन सूरज बहुत ही उदास और टेंशन में था। तभी शालिनी उससे पूछती है, तबीयत तो ठीक है ना जी आपकी? हाँ, सब ठीक है। तुम बस जाकर एक कप चाय बनाकर ले आओ मेरे लिए। तभी दरवाजे पर बेल बजती है और शालिनी दरवाजा खोलने जा ही रही थी कि तभी सूरज बोला, अरे रुक जाओ शालिनी, मैं खोल देता हूँ। दरवाजे पर फिर से वही लड़की थी जो उस दिन सूरज को आवाज लगा रही थी। दरअसल ये डॉली थी जो सूरज की बिजनेस पार्टनर थी। शालिनी सुनो, मुझे डॉली मैम से किसी बड़ी डील के बारे में डिस्कस करना है। कोई हमें डिस्टर्ब ना करे, इस बात का खास ध्यान रखा जाए। अब तुम जाओ और दरवाजा लॉक करते हुए जाना। ठीक है जी। इतना बोलकर शालिनी वहाँ से बाहर मेहर के कमरे में आ गई। मेहर डॉली के बारे में सुनकर थोड़ा घबरा गई और बोली, माँ, ये औरत मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मेरी सगी माँ के मरने से पहले भी यही लेडीज घर में आई थी और पापा ने मुझे ऐसे ही बोला था। अच्छा, फिर अब क्या करें?
कैसे पता लगाएं कि आखिर अंदर हो क्या रहा है। माँ, आप वो जादुई लहंगा पहनो और पता लगाओ कि पापा वहाँ उस लड़की से क्या बातें कर रहे हैं। हाँ, तुम सही कहती हो, ये ठीक है, अभी पता करती हूँ। शालिनी तुरंत ही वो जादुई लहंगा पहनकर बाहर आकर महल से बोलती है, बेटी, मैं तुम्हें दिख रही हूँ क्या? नहीं माँ, पर आप हो कहाँ? यही हूँ। और फिर शालिनी उस कमरे में गई जहाँ डॉली और सूरज आपस में बैठकर बातें कर रहे थे और वहीं उनके बीच में बैठकर उनकी सारी बातें सुनने लगी। डार्लिंग, सब सही करके मैं तुमसे शादी कर लूँगा, तुम टेंशन मत लो। लेकिन कब सूरज? मुझसे अब तुम्हारे बगैर और नहीं रहा जाता। डॉली बेबी, तुम्हें तो पता ही है कि ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। मैंने पहले भी अपनी पहली पत्नी कुसुम को मार डाला ताकि ये सारी जायदाद प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए, पर कमबख्त ये सब मेहर के नाम कर गई और अब मैं मेहर को मारूंगा और इल्जाम उसकी सौतेली माँ पर डालूंगा। दुनिया जानती है सौतेली माँ कैसी होती है और उसके बाद ये सारी प्रॉपर्टी हमारी होगी। क्यों, कैसा लगा प्लान? वाह जानू, इट इज अ फैंटास्टिक आइडिया। पर जो भी करना है अब जल्दी करो, मुझसे सब्र नहीं हो रहा है। ये सब सुनकर शालिनी के तो होश ही उड़ गए। उसे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब कुछ सच है। वो कमरे से बाहर आ गई और उसने ये सारी बातें मेहर को बताई। मुझे तो पहले से ही ऐसा लगता था। मेरे पापा अक्सर मेरी माँ को बिना बात के पीटते रहते थे। अब मैं उन दोनों को नहीं छोड़ूंगी। मेहर बेटा, गुस्से से नहीं, अकल से काम लो। हम उनसे ऐसे नहीं जीत सकते। मेरे पास एक आइडिया है। मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो और बताओ कि तुमने अपनी माँ का खून होते हुए देखा है। शालिनी की बात सुनकर मेहर कंप्लेन करने पुलिस स्टेशन चली गई और फिर पुलिस मेहर के साथ उनके घर आ गई। मिस्टर सूरज एंड डॉली, बोथ आर यू अंडर अरेस्ट। लेकिन क्यों इंस्पेक्टर साहब, हमारी गलती क्या है? अपनी पहली पत्नी के कत्ल के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है। क्या? जी हाँ, आपकी बेटी ने खुद खून होते हुए देखा है। क्या? ये हो ही नहीं सकता। जब मैंने कुसुम को मारा था तब वो वहाँ पर नहीं थी। देखिए इंस्पेक्टर साहब, इन्होंने खुद कबूल कर लिया कि इन्होंने कुसुम का खून किया है। सूरज और डॉली, अब तुम दोनों मेरे साथ चलो। तुम दोनों की जगह अब जेल में है और वहीं चक्की पीसना। फिर उन दोनों को पुलिस पकड़कर ले गई और फिर मेहर और शालिनी दोनों एक साथ हंसी खुशी रहने लगी।